देखो बेटा, पीछे की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन के अपन विले विले विलियन ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता और मोललता। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला पॉइंट है, इसमें अपन पढ़ेंगे मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। तीनों एक ही चीज है। क्या पढ़ेंगे? मोल अंश का, कितने मोल के अंश, छोटा टुकड़ा कैसे बना रहे हैं। मोल अंश को अपन किससे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में अक्स से लिखा जाता है। मोल अंश होता क्या है? देखो, मोल अंश में कोई भी अपन जैसे 3-4 पार्ट होते हैं विलियन के अंदर बना रहे हैं, उसमें एक विलियन का निकाल, जैसे 4 पार्ट है, 4 में से एक का निकाल रहे हैं तो एक के मोल बट्टे चारों के मोल प्लस करके लिखेंगे। वो उसके क्या कहलाते हैं? मोल अंश या मोल भिन्न कहलाते हैं। एक अंश निकल जाता है इसमें कि किसी घटक की मोल अंश, कि कोई भी घटक ले रहे हैं उसकी मोल अंश विलियन में उस घटक के मोल, उस घटक का मतलब जिस घटक की अपन निकाल रहे हैं घटक, जैसे ए बी सी डी 4 प्रकार के बन रहे हैं, तो जैसे ए के मोल बटे टोटल मोल क्या निकालेंगे? ए के मोल बटे टोटल, कि किसी घटक की मोल अंश विलियन में उस घटक के मोल तथा विलियन के कुल मोलों का अनुपात होता है। कि मोल अंश बराबर क्या होता है? जिस घटक के अपन मोल निकाल रहे उस एक घटक के मोल बटे जितने विलियन में कितने घटक घुले हुए उसके कुल मोल, उनका अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहलाता है। समझ में आया? कि किसी घटक की मोल अंश विलियन में उस घटक के मोल तथा विलियन में कुल मोलों का अनुपात होता है, वो मोल अंश कहलाता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना कि कोई घटक में अपन दो विलियन ले रहे हैं, अपन इसमें दो अंग मिलके एक सॉल्यूशन बन रहा है, जैसे ए व बी एक द्विअंगी मिलियन, दो भाग, दो पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं? एक विलियन बना रहे हैं। तो विलियन के कुल मोल तो ए और बी दोनों होंगे ना, और अलग अलग निकालेंगे तो ए का अलग निकलेगा और बी का अलग निकलेगा। माना कि घटक ए व बी एक द्विअंगी विलियन में ए व बी के मोल क्रम से, मोल को अपन एन से, एन ए व एन बी है, मोल को किससे लिखा है? एन ए और एन बी, और मोल भिन्न को लिखेंगे अक्स ए और अक्स बी। क्यों? मोल भिन्न को अक्स से दर्शाया तो ए के लिए अक्स ए लिख दिया और बी के लिए अक्स बी लिख दिया। तो मोल क्या, इसके मोल क्रम से हो गए ए और बी के, एन ए ओ एन बी। घटक ए की मोल अंश क्या होगी? अक्स ए। तो अक्स ए मोल अंश हो गया, ए के मोल अंश निकालने तो अपन घटक के मोल, ए घटक के मोल तो एन ए बटा टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। समझ में आया? अक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार अपन किसका निकालेंगे? घटक बी के मोल अंश निकालेंगे। घटक बी को किससे? मोल अंश के लिए क्या लिखेंगे? अक्स बी से लिखेंगे। अक्स बी बराबर एन बी के मोल बटे टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। समझ में आया? अब अपने को एक लाइन याद रखनी है हमेशा कि विलियन के सभी घटकों के मोल अंशों का योग हमेशा एक के बराबर होता है। कितने भी मोल अंश ले लो, उनका योग किसके बराबर होगा? सदैव एक होगा। कि अक्स ए मोल अंश कितने भी ए बी सी डी कितने भी ले लो, इनका योग किसके बराबर आएगा? हमेशा एक के बराबर आएगा। तो अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एक। अब अक्स ए और अक्स बी के मान अपन ने ऊपर निकाले, अक्स ए का ये रहा, अक्स बी का ये रहा, दोनों मान लिख सकते हैं। एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? मोल अंश बहुत बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एन ए प्लस एन बी, अब उसका पीछे अपन ने लिखा है एन ए बट्टा एन ए प्लस एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी। तो उसमें अपन ने क्या किया? लघुत्तम समावर्त ले लिया। लघुत्तम समावर्त एन ए प्लस एन बी आएगा, तो इधर एन ए आ जाएगा और इधर एन बी आ जाएगा। तो दोनों एन ए प्लस एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी बराबर एक। तो एक बराबर एक आंसर हुआ या नहीं हुआ? इन दोनों को काटेंगे तो एक आएगा, तो इधर भी
1 आ जाएगा। तो हमेशा मोल अंशों का योग किसके बराबर आएगा? हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये अपना इसका लास्ट पॉइंट था। मोलरता के बाद में मोल भिन्न बचा था। समझ में आ गया और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे अपन करेंगे विलेयता। क्या करेंगे? विलेयता कि कितनी मात्रा कितने विलेय में कितनी कितनी घुली हुई है, उसको क्या कहेंगे? इसकी विलेयता। कि कोई निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा को अधिकतम कितनी मात्रा घुल सकती है किसी भी विलायक में। कोई निश्चित टेम्परेचर है तो विलायक की मात्रा भी तो निश्चित ही लेंगे, उसमें विलेय की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा घुल सकती है, उसे अपन क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। इस स्थिति में जो विलयन प्राप्त होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कि इसके आगे अपन कोई पानी लेते हैं, पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, चीनी घोलते हैं तो अपन जितना आवश्यकता से ज़्यादा चीनी डाल लें तो घुल लास्ट में गाढ़ा घोल बन जाता है, घुलनी धीमे हो जाती है, नहीं होती, वही उसके विलयन तैयार हो जाता है। विलेयता और विलेय कितना कितना मिला, उसके बाद निश्चित मात्रा घुलने के बाद वो थोड़ा कम घुलने लग जाती है, वो उसका क्या है? वो विलयन तैयार हो जाता है कि अब ये विलयन इसको और चीनी को नहीं घोल सकता। ये बात है इसमें विलेयता की। अब देखेंगे इस विलेयता कि ठोस द्रव्य में किस प्रकार विलेय होते हैं, द्रव्य में किस प्रकार विलेय होते हैं और गैस द्रव्य में किस प्रकार से विलेय होती है। तो पहला पढ़ेंगे ठोसों की द्रव्य में विलेयता। किसकी? ठोस द्रव्य में विलेय किस प्रकार होते हैं। स्थिर ताप पर 100 ग्राम द्रव्य विलायक, टेम्परेचर 1 लेंगे, कितना? 100 ग्राम। स्थिर ताप पर 100 ग्राम द्रव्य विलायक में साम्य अवस्था पर, साम्य मतलब दोनों के ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, साम्य अवस्था पर ठोस विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को उस ठोस की विलेयता कहते हैं। कि निश्चित टेम्परेचर पर द्रव्य कितना ले रहे हैं? 100 ग्राम द्रव्य विलायक ले रहे हैं अपन, उसका दोनों बन सकते हैं एक दूसरे तो उसमें ठोस विलेय कितना घुल सकता है, कितना अधिकतम घुल सकता है, वो उसकी ठोस की विलेयता होगी। समझ में आया? अब ठोसों की द्रव्य की विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला है 2 कारक प्रभावित करते हैं, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। कि एक विलेय और विलायक 2 काम में ले तो उनकी प्रकृति कैसी है और उस पर टेम्परेचर का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। 2 प्रभाव इसको इफेक्ट करते हैं। किसको? ठोस की द्रव्य में विलेयता को। पहला देखो, अपने को पता समान समान को घोलता है, ये चीज पढ़ा है ना अपन ने कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है कि सामान्य नियम के अनुसार ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाता है। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय में आसानी से घुल जाता है और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय में आसानी से घुल जाता है। जैसे आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक आयनों में टूटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। जल भी अपने आयनों में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है या नहीं टूटता? टूटता है। तो आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विलेय तथा विलायक की प्रकृति का कि आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाते हैं। वे आयनिक यौगिक जल में अधिक मात्रा में घुलते हैं जिनकी जलयोजन एंथैल्पी और जालक एंथैल्पी का मान तो कम होगा और जलयोजन जल को ग्रहण करने की एंथैल्पी क्या होगी? अधिक होगी। इसी प्रकार अध्रुवीय विलायक भी अध्रुवीय विलेय विलायक में आसानी से घुल जाता है। जैसे आयोडीन I2S8 CCl4 CH2 बेंजीन आदि विलेय होते हैं। समझ में आया कि समान समान को कैसे घोलता है, असमान को कैसे घोलता है। ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होते हैं। दूसरा है इसका ताप का प्रभाव। इस पे ताप का प्रभाव कैसे इफेक्टिव होता है। यदि ठोस को द्रव्य में विलेय करने पर, कोई भी ठोस है उसको द्रव्य में, बर्फ एक तरह से तो ठोस ही है, उसको पानी में डालते हैं, द्रव्य है ना पानी, उसमें विलेय करने पर उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा? उत्सर्जन
होगा। ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ये प्रक्रम कैसा हुआ, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। तो एक लासातेलिए नामक वैज्ञानिक था, उसने एक नियम बताया था कि इस लासातेलिए के अनुसार कि ताप बढ़ाने पर विलेयता हमेशा घटती है, कि जितना ताप बढ़ाएंगे उतनी ही विलेयता कम होती जाएगी, कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी और ताप घटाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखो, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, LiSO4, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, CH3 डबल बॉन्ड की होल ट्वाइस Ca आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ये तो अपन ने ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के हिसाब से पढ़ लिया। अब देखो इसी प्रकार ऊष्मा का अवशोषण अर्थात ऊष्माक्षोषी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी शोषी प्रक्रम का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्माक्षोषी प्रक्रम संपन्न होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती, क्योंकि इसमें तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, NH4Cl आदि। अब एक नोट देखो, ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल आदि न तो जल में वियोजित होते हैं और न ही संगुणित होते हैं, केवल जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बनाने के कारण विलयशील होते हैं। ये बता रहा है कि अपना ग्लूकोज C6H6, यूरिया, एल्कोहल आदि जल में न तो टूटते हैं और जल में न अभिक्रिया करते हैं, ये केवल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये जल में घुल जाते हैं, अन्यथा ये जल में घुलनशील नहीं होते। यहाँ तक समझ में आया कि ठोसों की द्रव्य में विलेयता किस प्रकार होती है और किस प्रकार से ठोसों की द्रव्य में विलेयता को कारक प्रभावित करते हैं। आगे क्लास में पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य में विलेयता।